दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। आज भारतीय आर्य भाषाओं की सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण विशेषताओं को हमने एक साथ रखा है, जिससे परीक्षा में होने वाले असमंजस से बचा जा सके कि किस भाषा में कितने वर्ण हैं, कितने लिंग हैं, कितने वचन हैं, क्रिया, ये सब। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। एक ही क्लास में सभी भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए मोबाइल नंबर से 9634656565 पर कांटेक्ट करें। वहां आपको हैंडमेड नोट्स की PDF फाइल अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं। जैसा कि हमने पढ़ा था, भारतीय आर्य भाषा के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। जिसमें सबसे पहले वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की बात करें तो इसमें कुल वर्णों की संख्या 52 थी, यानी कि 52। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग थे: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जो संस्कृत में हमारे हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उसी तरह से वैदिक संस्कृत में वचन भी 3 थे: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आज हमारी हिंदी में 2 वचन हैं। वैदिक संस्कृत में वाच्य 3 थे: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसमें विभक्ति 8 थी: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और आज जो हम समास के 6 भेद पढ़ते हैं वह वैदिक संस्कृत में 4 थे: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। वहीं अगर क्रिया की बात करें तो क्रिया के 10 प्रकार बताए गए, जिसमें 4 तो काल और 6 भाव। उनको मिलाकर 10 क्रियाएं। जैसे 4 काल थे: लट लकार, लिट लकार, लन लकार और लोट लकार। वहीं अगर 6 भावों को देखा जाए तो लोट लकार, विधि लिंग, आशीर्वाद लिंग, लन लकार, लोट लकार और लिंग लकार। इस तरह से वैदिक संस्कृत में 10 क्रियाओं का वर्णन किया गया। आगे हम बात करते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत लगभग वैदिक संस्कृत के लगभग समान ही थी। कुल वर्ण इसमें 48 थे, यानी 48। देखिए, वैदिक संस्कृत में जहाँ कुल वर्णों की संख्या 52 थी, वहीं लौकिक संस्कृत में आते आते कुछ वर्ण विलुप्त हो गए और उनकी संख्या 48 रह गई। उसके बाद चलते हैं पाली पर। देखो, पाली को हम बहुत नामों से जानते हैं, अनेक नामों से जानते हैं। जैसे प्रथम प्राकृत, पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। शिलालेख प्राकृत, जैसे जो राजा महाराजा हैं वो अपने उपदेश या आज्ञा जो पत्थरों पर खुदाई के द्वारा लेख लिखवाते थे तो इस पाली भाषा का प्रयोग करते थे, तो शिलालेख प्राकृत। इसी को यानी कि पाली को ही प्रथम देश भाषा भी कहा गया। पाली भाषा में ही बुद्ध ने जनसाधारण को उपदेश दिए। पाली का व्याकरण, जो पाली भाषा का व्याकरण है वो है कच्चायन व्याकरण, जो कि कच्चायन द्वारा लिखा हुआ। उसी तरह से पाली में एक और व्याकरण लिखा गया, मोगलान व्याकरण, मोगलान द्वारा। इस तरह से पाली के व्याकरण के नेम ध्यान रखें। इसमें नए स्वर भी आए, ए और औ। ये जो हमारी छोटी ए है, इसी का छोटा यानी ए का हस्व, हस्व कहते हैं छोटे को। तो ए का छोटा रूप करने के लिए इसके ऊपर ये चिन्ह लगाया गया, जिससे ये ए का हस्व हुआ। उसी तरह से छोटे ओ का हस्व करने के लिए ओ के ऊपर यह चिन्ह लगाया गया। इस तरह से ये 2 नए स्वर पाली भाषा में देखने को मिलते हैं। वर्णों की संख्या 48 रह गई। जैसे लौकिक संस्कृत में 48 वर्ण थे, उसी तरह से पाली भाषा में भी 48, और वहीं वैदिक संस्कृत में 52। पाली भाषा में लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पाली भाषा में वचन 2 ही रह गए, एक वचन और बहुवचन। वाच्य 3 थे: कर्म, कृत्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। वहीं कारकों की संख्या, देखिए, विभक्ति को ही कारक कहते हैं। जो वैदिक संस्कृत में विभक्ति की संख्या 8 थी, वही पाली भाषा में 6 रह गई। और पाली भाषा में क्रिया के 8 रूप प्रचलित थे। इसी क्रम में पाली के बाद चलते हैं प्राकृत की ओर। जिस तरह से पाली के अनेक नाम थे, उसी तरह से प्राकृत को भी प्राचीनतम जनभाषा, आम बोलचाल की भाषा, निम्न वर्ग की भाषा और द्वितीय प्राकृत के नाम से जाना गया।
वैदिक संस्कृत को देखें तो वैदिक संस्कृत में जैसे जो भाषा थी वो संस्कृत थी, उच्च वर्ग की भाषा। वहीं प्राकृत में निम्न वर्ग की भाषा प्राकृत बनी, इसीलिए इसे आम बोलचाल की भाषा या निम्न वर्ग की भाषा कहा गया। इसी प्राकृत में जैन साहित्य की रचना हुई। ध्यान रखिएगा, पाली भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, तो प्राकृत भाषा में जैन साहित्य की रचना हुई। जो प्राकृत का जन्म माना गया है वह संस्कृत के द्वारा माना गया है। इसका जन्म संस्कृत से हुआ है। इसको हम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि इसका जन्म संस्कृत से हुआ, यानी कि कृत, और प्राकृत में भी पीछे क्या आ रहा है, कृत, तो इसका जन्म संस्कृत द्वारा हुआ है। जिस तरह से पाली का व्याकरण था कच्चायन व्याकरण, पहला व्याकरण था कच्चायन व्याकरण, उसी तरह से प्राकृत का पहला व्याकरण था प्राकृत व्याकरण, जो कि हेमचंद के द्वारा लिखा गया, और इसी कारण हेमचंद को प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा गया। और इसी भाषा में प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा गया, जो कि वररुचि ने लिखा। वहीं अगर हम बात करें प्राकृत के भेदों की, तो जो वररुचि हैं, वररुचि ने अपने ग्रंथ प्राकृत प्रकाश में प्राकृत के 4 भेद बताए। हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत के 3 भेद बताए, और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में प्राकृत के 7 भेदों की चर्चा की। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में जो 7 भेदों की चर्चा की, उनको आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, जैसे शौर्षेणी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, दक्षिणात्य प्राकृत, बाहलिक प्राकृत, अवंतिजा प्राकृत और प्राच्या प्राकृत। अब ये जो हमने चारों भाषाएं देखी, इनमें देखते हैं जो उच्च वर्ग की भाषा थी वो संस्कृत थी, जो निम्न वर्ग की भाषा थी वो प्राकृत। भारत की प्रथम देश भाषा पाली, और भारत की प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा वो प्राकृत, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अपभ्रंश। अब हम प्राकृत के बाद आते हैं अपभ्रंश की ओर। वैदिक संस्कृत से चलते चलते वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अब हम अपभ्रंश की ओर बढ़े हैं, तो यह भाषा सरलता की ओर जा रही है। अपभ्रंश के भी अनेकों नाम हैं, जैसे तृतीय प्राकृत, अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा गया, अवहंस कहा गया, ग्रामीण भाषा कहा गया, देसी भाषा कहा गया, अभीरों की भाषा कहा गया। अगर अपभ्रंश का हम शाब्दिक अर्थ देखें, इसका विच्छेद करके, तो अप प्लस भ्रंश, यानी कि बिगड़ा हुआ। जो भाषा अब तक चली आ रही थी उसका बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश। अपभ्रंश को संध्यकालीन भाषा भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, संध्यकालीन भाषा अपभ्रंश को कहा जाता है, जो कि मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद आधुनिक आर्य भाषा शुरू हो जाएगा। इसका विकास लौकिक प्राकृत से हुआ। इसमें 40 वर्ण, देखिए इसमें वर्णों की संख्या कितनी कम हो गई है, इसमें 40 वर्ण हैं। जो वैदिक संस्कृत में वर्णों की संख्या 52 थी, वही अपभ्रंश में आके 40 रह जाती है, और प्राकृत की सभी ध्वनियाँ इसी 40 में सम्मिलित हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश में कौन से स्वर नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश में बड़ी ए और बड़ा ओ, ये 2 स्वर अपभ्रंश में नहीं थे। श की बात करें तो श, 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 हमारी वर्णमाला में 3 श होते हैं। अगर बात करें कि सबसे पहला प्रयोग अपभ्रंश का किसने किया था, तो महाभाष्य में पतंजलि ने किया था। और इसका अगर सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है, तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में देखने को मिलता है। अगर शिलालेखों की बात करें कि शिलालेखों पर अपभ्रंश का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, तो बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों पर प्रयोग देखने को मिलता है। ऐसा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कहते हैं या उन्होंने जो कहा है उनसे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर बनाता है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो शिलालेखों में सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है वह बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। अपभ्रंश के अनेकों नाम हैं, तो देखते हैं अपभ्रंश को किस किसने क्या नाम दिया। अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा हेमचंद्र ने और बाघभट्ट ने। अपभ्रंश को जो ग्राम भाषा नाम दिया वह हेमचंद्र ने दिया और वाघभट्ट ने दिया। अपभ्रंश को अभीरों की भाषा दंडी ने कहा। विभ्रष्ट भाषा भरत मुनि ने कहा। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश को विभ्रष्ट भाषा कहा। किशोरीदास वाजपेयी ने ण की भाषा कहा। ध्यान रखिएगा, ण भाषा किसने कहा, किशोरीदास वाजपेयी ने। अपभ्रंश को अशुद्ध भाषा भी भरत मुनि ने ही कहा। देखिए, भरत मुनि ने विभ्रष्ट भाषा भी कहा और अशुद्ध भाषा भी कहा।
जो इसी अपभ्रंश का जो उत्तर काल था उसको पुरानी हिंदी कुलेरी जी ने कहा, प्राकृता भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा और पश्चिमी प्राकृत हरदेव बाहरी ने कहा। अपभ्रंश के बाद आता है अवहट्ट। अवहट्ट के नाम देखते हैं, उत्तरकालीन अपभ्रंश, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की भाषा, परवर्ती अपभ्रंश इसके नाम हैं। जो नामवर सिंह हैं उन्होंने परवर्ती अपभ्रंश को अवहट्ट नाम दिया। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। अगर अवहट्ट शब्द के प्रयोग की बात करें तो जो अब्दुल रहमान हैं उन्होंने 11वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग किया। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने 14वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग किया और विद्यापति ने 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। जो विद्यापति की कीर्तिलता है वह इसी भाषा में देखने को मिलती है। बड़ी ए और बड़ा ओ ये ध्वनि अवहट्ट भाषा में मिली। जो द्विगुण व्यंजन हैं ण ढ ये दोनों जो व्यंजन हैं ये भी अवहट्ट भाषा में ही मिले। अवहट्ट भाषा की प्रथम रचना है संदेश रासक, जो जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई। जो और अन्य रचनाएं हैं अवहट्ट की उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, प्राकृत पेंगलम और कीर्तिलता। अब अवहट्ट तक हमारा हो चुका है, उससे आगे हम बढ़ते हैं पुरानी हिंदी की तरफ। पुरानी हिंदी अवहट्ट और मानक हिंदी के बीच की कड़ी है। यह हमें मानक हिंदी से जोड़ती है। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नामकरण किया। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पुरानी हिंदी के प्रथम कवि राजा मुंज जो 10वीं शताब्दी के थे। देखिए पुरानी हिंदी का नामकरण 3 लोगों ने किया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ एक को ही सेलेक्ट करना होता है तो आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी को ही करेंगे। और इस भाषा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद द्वारा रचित था। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए सभी भाषाओं की विशेषताएं, उनके नामकरण, ये सब चीज़ देखते आ रहे हैं। और अब पुरानी हिंदी के बाद अब हम पहुंचेंगे हिंदी की तरफ। हिंदी हमारी राजभाषा है, तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारी हिंदी भाषा का नाम है, यह हिंदी हमारा खुद का नहीं है, यह ईरानियों का दिया हुआ है। संस्कृत की जो सध्वनि है वह फारसी में ह बोली जाती है। जैसे सप्ताह है, सप्ताह को हफ्ता बोलते हैं वो लोग, असुर को अहुर बोलते हैं, सिंधु को हिंदू बोलते हैं, इस तरह से। तो जो भारतवर्ष की जो पश्चिमी सीमा के लगभग जो इतिहास प्रसिद्ध नदी सिंधु बहती थी ना, तो उसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते थे। कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। तो आप देख सकते हैं कि जो ईरानी हैं उन्होंने गलती से सिंधु को हिंदू बोला क्योंकि वो स का उच्चारण कर नहीं सकते थे। तो उसी गलती की वजह से हमारी भाषा हिंदी का नाम पड़ा। थोड़ा सा हिंदी के बारे में देखते हैं कि अमीर खुसरो ने सबसे पहले भाषा या भाका के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक वारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार आया है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदवी शब्द का या हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो अमीर खुसरो। इसके बाद चलते हैं हम अपनी मानक हिंदी की तरफ। वह भाषा जो सामान्य स्तर से उठकर विशिष्ट वर्ग तक फैल जाती है, जिसके परिनिष्ठित रूप में साहित्य, इतिहास, विज्ञान आदि के अध्ययन कार्य किए जाते हैं। इसको परिनिष्ठित हिंदी, आदर्श भाषा, टकसाली भाषा, उच्च भाषा, स्टैंडर्ड भाषा भी कहा जाता है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये सब मानक हिंदी के नाम हैं, किस तरह से इसको समझना है, किस तरह से याद रखना है, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। 14 सितंबर 1949 को जब संविधान ने हिंदी को अंगीकृत कर लिया, तब यह मानक हिंदी के रूप में जानी गई। इस डेट को याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। व्याकरण, शिक्षा, साहित्य, शासन, प्रशासन, पत्रकारिता, इन सब की भाषा मानक हिंदी है। मानक हिंदी यानी कि मानी हुई हिंदी, जो शुद्ध है, जो जिसकी प्रतिष्ठा है, परिनिष्ठित है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं 52, जो कि आज हम पढ़ते हैं 52।
उम्मीद करती हूँ कि इन सब की विशेषताएं आपके समझ में आ गई होंगी। जो भी कन्फ्यूजन होता है वह सब एक ही वीडियो में आपका दूर हो जाएगा। इनके आप नोट्स बना लें। PDF फाइल चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ें। इसके बाद जो भी भाषा, उपभाषा, बोली, ये सब हम आपको एक इंडिया के मैप के द्वारा समझाएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।